नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं इतिहास विभाग वसंत कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और प्रस्तुत जो ये कोर्स है, इस कोर्स का टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिटिश राज। इसके अंतर्गत पहला सप्ताह में जो पहला मॉड्यूल है, इंडियन इकोनॉमी इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी एंड द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर 2 है, जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी थ्रू द एजेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की अर्थव्यवस्था और उनसे संबंधित जुड़े हुए विविध पहलुओं के ऊपर बात की। दूसरे लेक्चर में हम सब अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार रही है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास अगर देखें किताबों के माध्यम से, तो वो मुख्य तौर पे भारत में इस्लाम के आक्रमण के साथ शुरू होता है और जो जिसका समय कालखंड अगर देखें, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है, जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का समय है। इस समय से पूर्व अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ और पहलुओं को याद करना चाहें, जो पिछले व्याख्यान के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से एक विस्तृत और समृद्धशाली अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इस समय भारत में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य अगर हम देखें जो केंद्र रहा था, वो कृषि और पशुपालन दिखाई पड़ता है। मौर्य काल से लेकर मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमण तक अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, जिसके अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था का जो एक विकास है, वो सतत क्रम में हमको दिखाई पड़ता है। चूंकि कृषिगत पेशे ने सभ्यता के विकास को जन्म दिया, जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया है कि कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो हो रहा था और कैसे अस्थायी सभ्यताओं, नगरों और व्यापार का विकास हुआ। उसमें कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के तौर पे विकसित हुई। कृषि इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि राजस्व का मुख्य माध्यम था। इसलिए हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था और मुख्य तौर पे प्राचीन और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में हमें दिखाई पड़ता है। और अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अलग अलग युगों के माध्यम से देखें, उसमें हम इस बहुत बड़ी हिस्से को इग्नोर नहीं कर सकते या अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखने या समझने की कोशिश करें, तो भारतीय प्राचीन इतिहास में अलग अलग कृषि से संबंधित जो प्रबंधन व्यवस्थाएं रही थी, उसका विकास होता रहा था। इसी क्रम में अलग अलग किस्म की फसलों का भी विकास होता रहा था और उन फसलों ने भारत में बाजार को जन्म दिया और बाजार और भूमि के प्रबंधन ने समाज में विविध किस्म के वर्गों की भूमिका को भी एक तरीके से विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो खेती की भूमि का व्यापक विस्तार जंगलों के कटने के साथ शुरू होता है और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हमको आरंभिक दौर से ही दिखाई पड़ती है। खास तौर से अगर हम देखें जो जमीनों की उपलब्धता थी, भूमि की उपलब्धता, खेती करने वाली भूमि की उपलब्धता अगर हम देखें तो वो हमें दिखाई पड़ती है कि कैसे अलग अलग कालों में उसका विकास हुआ। तो उसी तरीके से जब हम मध्यकाल को देखते हैं तो मध्यकाल में भी हमें इसको दो भागों में सुनियोजित करके देखना होगा, जिसमें से पहला भाग दिल्ली सल्तनत का काल है, जिसका समय है 1206 से 1526 और दूसरा भाग मुगल इंडिया का काल है, मुगल कालखंड है 1526 से 1857। लेकिन इसको हम अगर इस रूप में देखने की कोशिश करें, मुगल शासन का संकेंद्रीकरण, तो 1526 से लेकर 1707 तक देख सकते हैं जब औरंगजेब का काल समाप्त होता है। उसके बाद मुगल काल एक पतन अवस्था की ओर बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था
का भी उसी क्रम में अवनति होता है। बल्कि अगर हम देखें कि दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो अलग अलग राजवंशों का समय दिखाई पड़ता है, जिसकी शुरुआत जो है गुलाम डायनेस्टी से होती है और वो गुलाम डायनेस्टी से लेके लोधी राजवंश तक का एक पूरा भरा पूरा काल है, 1206 से 1526 ईस्वी, जो तकरीबन तकरीबन 500 सालों का इतिहास है। इस काल में हम देखते हैं जो भूमि का जो प्रबंधन है, भूमि का जो उपलब्धता है, उस वो कैसे जो है अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि इसके संदर्भ में अगर हम देखें, इस समय तक मुख्य तौर पे भूमि का प्रबंधन, भूमि से संबंधित जो उत्पाद है और इसके साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन जो है वो इस काल में हमको दिखाई पड़ता है। उसी तौर पे अगर हम देखें तो जो कृषिगत उत्पादन व्यवस्था है, उस कृषिगत उत्पादन व्यवस्था मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था के तौर पे दिखाई पड़ती है। और इसके साथ ही साथ जो पशुपालन व्यवस्था है वो भी इस समय की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार स्तंभ हमें दिखता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो भूमि थी, उस भूमि का जो मालिकाना हक है वो भले ही अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का रहा हो, लेकिन भूमि प्रबंधन और भूमि के उत्पादन ने इस समय की अर्थव्यवस्था को और अधिक विस्तार किया। जैसा कि मैंने पूर्व में आप सबको बताया कि कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरती है, जिसमें भूमि की उपलब्धता हम देखते हैं कि किस तरीके से सातवाहनों के समय में जो पृष्ठ क्लास है, जो पुरोहित वर्ग है यानी ब्राह्मण वर्ग, उनको भूमि अनुदान की प्रथा हमें दिखाई पड़ती है, जो मध्यकाल के पूर्व की व्यवस्था में से एक व्यवस्था है। उसी तरह गुप्तों के काल तक आते आते हम देखते हैं कि भूमि की उपलब्धता ने भारतीय समाज में अलग से वर्गों को तैयार किया और इसके साथ साथ भूमि अनुदान मंदिरों के लिए भी हमको दिखाई पड़ता है। इस समय तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य अगर हम देखें संसाधन जो रहा है, उन संसाधनों में केवल कृषि उत्पाद ही नहीं हमको दिखाई देते, बल्कि व्यापार के अलग अलग साधन भी हमको दिखाई पड़ते हैं, जो इस समय काफी बड़े पैमाने पे विकसित हुए, जिसमें बहुमूल्य पत्थर, जिसका हम पिछले व्याख्यान में जिक्र कर चुके हैं, इसके साथ साथ आभूषण, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मसालों का व्यापार है वो भी बढ़ता है और साथ ही साथ हाथी दांत से बने हुए आभूषणों का भी प्रभाव इस समय हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि भारत में अलग अलग शहरों के विकास ने और आंतरिक व्यापार ने इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की, जिसमें उन शहरों की विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विविध वर्गों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मध्यकाल से पूर्व तक अगर हम इस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो वो केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी थी। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य बातों की ओर आते हैं कि जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था है, वो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के क्या क्या अलग अलग पहलू रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक उद्विकास है, वो उद्विकास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि कैसे जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुख्य तौर पे हम दो महत्वपूर्ण कालखंडों के आधार पर देख सकते हैं, जैसा कि इतिहास की पुस्तकों में वर्णित है। एक जो है सल्तनत काल है, जो कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी के मध्य आता है, जिसमें अलग अलग राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। गुलाम राजवंश से लेके लोधी राजवंश के बीच के का एक पूरा दौर हमें दिखता है, जिसमें खिलजी डायनेस्टी या खिलजी राजवंश भी उसका एक हिस्सा है, तुगलक राजवंश भी उसका एक हिस्सा है, सैयद राजवंश भी उसका एक हिस्सा है। और उसी तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हम देखते हैं कि कैसे बाबर के आगमन के साथ है भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है। तो मुगल काल का जो एक समृद्धि का काल रहा है, अगर हम इसको इस रूप में देखें तो वो 1526 से लेके 1707 तक दिखाई पड़ता है, औरंगजेब के समय तक। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल काल है वो एक अवनति की ओर जाता है और 1857 में के विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही मुगल डायनेस्टी समाप्त होती है। तो एक लंबा कालखंड है और इस कालखंड में
भारतीय अर्थव्यवस्था अलग अलग चरणों के से होके गुजरती है। इस समय भी अगर हम देखें जो मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है, और उस इतिहास में जो अर्थव्यवस्था है, वो भी अर्थव्यवस्था एक जटिल व्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। जो अगर आप इस रूप में भी देखने की कोशिश करें कि वो केवल जटिल ही नहीं है, बल्कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट भी दिखते हैं, और वो एक गतिमान अर्थव्यवस्था के तौर पे भी दिखाई पड़ती है, जिसमें समाज और समाज के साथ साथ राजनीति और विभिन्न तरह की संस्थाएं भी इससे प्रभावित होती है। उसी तरह से कृषि उत्पाद और कृषि से जुड़े हुए तमाम व्यापार और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। इस समय काल में ही अगर हम देखें तो कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं, या अगर हम कहें जो मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अगर आप देखने या समझने की कोशिश करें, तो मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कृषि का उत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इसलिए मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक रीढ़ की हड्डी के रूप में दिखाई पड़ती है, जो उस पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। जैसा कि मैं पूर्व में भी उल्लेख कर चुका था या कर चुका हूं कि किस प्रकार से कृषि एक ऐसे व्यवसाय के रूप में समृद्ध हुआ जिसने आगे चल के मानवीय गतिविधियों के अलग अलग केंद्रों के साथ जो है, अगर हम देखें तो विविध प्रकार के जटिल संरचनाओं को जन्म देता है। केवल समाज में ही नहीं, बल्कि अगर आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे अलग अलग जो साम्राज्य हैं, उन साम्राज्यों का उद्भव और विकास भी इसके आसपास हुआ। अगर कृषि नहीं होती तो मनुष्य जो है सभ्यता के दरवाजे तक नहीं पहुंचता। तो उसके लिए भी एक ये बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। और दूसरा ये है कृषि से प्राप्त होने वाली आय, जिसको हम मालगुजारी बोलते हैं, वो भी इस समय की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इन सब के साथ अगर हम देखें तो इनसे निकलने वाले उत्पाद और अलग अलग व्यापार, मध्यकाल में व्यापार में और ज्यादा वृद्धि होती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे वो व्यापारिक संरचनाएं उभरती हैं और भारतीय व्यापार कैसे फलता फूलता है मध्यकाल में, और विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का एक अमूलचूल योगदान दिखाई पड़ता है। तो जिसमें वाणिज्यिक जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं फलते फूलते, बल्कि उनका मध्य एशिया तक विस्तार होता है। और ये जैसा कि मैंने अपने प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था वाले व्याख्यान में भी बताया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, वो विकास की गति केवल आंतरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो वो विकास जो है बाह्य विकास से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि भारत का प्राचीन विश्व के साथ ही संबंध हमें अलग अलग देशों से दिखाई पड़ता है, जिसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जो आगे सतत जारी रहती है और वो मध्यकाल में भी जारी रहती है। मध्य एशिया, इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोप और दूसरे जो महाद्वीप हैं, उन देशों के साथ भी जो अर्थव्यवस्था का विकास है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका जुड़ाव देखा जाता है। इस संदर्भ में हम मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को, मध्यकालीन जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थव्यवस्था को हम अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, जिनमें कृषि है, वाणिज्य है, हस्तशिल्प है और व्यापार है। इन अलग अलग हिस्सों में बांट के हम देखेंगे कि कैसे मध्यकाल में इसका एक विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे एक बड़े पैमाने पे एक विकास हो रहा है। खास तौर पे अगर हम देखें कृषि से ही अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं, जैसा कि पूर्व में उल्लेख मैं कर चुका हूं कि कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था के तौर पे उभरती है, क्योंकि उस समय आजीविका और किसी राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन कृषि ही था। इसलिए अगर हम देखें इस समय जो व्यवस्था है, खास तौर से भू व्यवस्था, वो इस समय की भूमि व्यवस्था जो मध्यकाल की है, वो राज्य के द्वारा नियंत्रित दिखाई पड़ती है। क्योंकि राज्य का जो स्वामित्व है वो भूमि के ऊपर दिखता है, और इसलिए जो भूमि उत्पाद है वो राज्य का उत्पाद भी हमको दिखाई देता है या दिखाई देगा, जिसके इर्द गिर्द शहरीकरण हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो है प्रशासन, राजस्व और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए उत्पाद और व्यापार, ये भी कृषि के साथ ही उभरेंगे। तो मुख्य तौर पे अगर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखें
तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो भूमि का मालिकाना हक है, वो भूमि का स्वामित्व जो है वो राज्य के पास रहता है। और दो तरह की भूमि के आधार पे इसे हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक भूमि खालसा भूमि है और दूसरी भूमि इक्ता भूमि कही जाती थी। खालसा भूमि को अगर हम देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, तो खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से राज्य या शासक के अधीन आने वाली भूमि होती थी। और इस भूमि का अगर शाब्दिक अर्थ देखें खालसा का, तो उसका शाब्दिक अर्थ शुद्ध या संप्रभु होता था। खालसा भूमि से एकत्रित राजस्व का जो उपयोग है वो राज्य अपने खर्चों या व्यय और प्रशासन के लिए करता था। तो अगर हम इस रूप में देखें, जो भूमि के स्वामित्व से संबंधित जो प्रक्रिया है मध्यकाल में, उसमें हमने बताया कि वो दो प्रकार की दिखाई पड़ती है, एक खालसा और दूसरा इक्ता। और खालसा में खालसा भूमि एक तरीके से सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि होती थी या राज्य के स्वामित्व वाली भूमि होती थी। और ये भूमि जो है राज्य के अधीन ही नियंत्रित, या अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो सीधा नियंत्रण था वो राज्य के द्वारा किया जाता था। और स्पेशली अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका मतलब होता है प्योर या सॉवरेन या संप्रभु, यानी शुद्ध और संप्रभु। और इस भूमि का जो उपयोग था वो राज्य अपने प्रशासकीय खर्चों, अपने प्रशासन और साथ ही साथ अपने व्यय के रूप में करता था। और इसलिए ये भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि इस भूमि का जो उत्पादन है उसका उत्पादन पे नियंत्रण राज्य का होता था और राज्य ही इस भूमि से राजस्व एकत्रित करता था, यानी कि ये सीधे राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी। अगर हम इसको इस रूप में भी देखें तो ये भूमि राज्य पे नियंत्रित थी, लेकिन ये किसानों के अधीन आती थी और किसान इस पे फसलें उगाया करते थे, लेकिन सीधा सीधा इसका जो मालिकाना हक था वो राज्य के पास था। और साथ ही इस भूमि के उत्पादन से मिलने वाला जो आय है वो आय राज्य के द्वारा लिया जाता था, जिससे कि राज्य अपना आय और व्यय चला सके, मुख्य तौर पे प्रशासन के आधार पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो। दूसरे प्रकार की जो भूमि होती थी, वो दूसरे किस्म की भूमि को अगर हम देखें तो उस भूमि को इक्ता भूमि कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो भूमि हमें दिखाई देती है इस समय, वो भी इक्ता भूमि थी या इसको इक्ता कहा जाता था। इस भूमि की विशेषता ये होती थी कि ये राज्य के द्वारा, जो राज्य के अधीन सेवा करने वाले लोग होते थे, उनको अनुदान के रूप में दिया जाता था। यानी कि इक्ता भूमि एक तरीके से वह भूमि होती थी जो भूमि राज्य के द्वारा अपने सेवा के अधीन आए हुए लोगों को उनके जीवन यापन के लिए दिया जाता था। इसलिए कई बार इस भूमि पे की उपज का उपयोग वह व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए करता था और इसका जो मालगुजारी है वो सीधे राज्य को न देके वह व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए प्राप्त करता था। यानी इस भूमि का उपज अगर हम देखें तो वो व्यक्ति अपने पास रखता था और इसको वो कई बार डायरेक्ट वसूल करता था, या अगर उस रूप में समझने की कोशिश करें तो ये जो है वो अपने गुमास्तों के माध्यम से इस भूमि के उपज को वसूला जाता था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस तरह की जो छोटी छोटी जो भूमियां होती थी वो राज्य अपने सेवकों को देता था, जिससे कि वो उनको फैसिलिटेट कर सके। यानी कि अगर हम देखें तो राज्य एक तरीके से अपने सेवकों के जीवन यापन के लिए अपने अधिकारियों को ये भूमि दी जाती थी। तो दो किस्म की हमको भूमि दिखाई पड़ती है सल्तनत काल के समय तक। अगर हम देखें मध्यकाल में वो एक थी जो खालसा काल आती थी और दूसरी जो थी वो इक्ता काल आती थी। और इसके मालिकों के हिसाब से देखें तो खालसा सीधे राज्य के अधीन आने वाली एक सरकारी भूमि थी और जो इक्ता थी वो इक्तादार यानी कि जो उनके ऑफिशियल्स थे, उनके जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों के जीवन यापन के लिए दिया जाता था। उसी तरीके से एक और किस्म की भी भूमि होती थी, जैसा कि पूर्व में मैंने प्राचीन भारत को बताते समय मैंने अभी बताया कि कैसे हम देखते हैं कि सातवाहनों ने पहली बार जो है पुरोहित वर्ग को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की
उसी तरीके से गुप्त काल में मंदिरों को अनुदान देने की प्रथा हमें दिखाई पड़ती है। मध्यकाल में भी इस तरह का अनुदान दिखता है भूमि का, जो कि दिया जाता था धार्मिक उद्देश्यों से। तो धार्मिक उद्देश्यों से ऐसे जो भूमि थी जो दी जाती थी उसको वक्फ कहा जाता था, जो मस्जिद या मदरसों या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाती थी। तो इस समय तक अगर हम देखें तो भूमि की जो उपज है या भूमि का जो नियंत्रण है वो राज्य के पास हमें दिखाई पड़ता है, और ये अपने प्रकृति के आधार पे जो है कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो वो अलग अलग किस्म की दिखाई पड़ती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो जो भूमि का उपज है वो भूमि का उपज राज्य सीधे रखता था, और कहीं कहीं राज्य के जो अधीन आने वाले अधिकारी थे वो भी भूमि की उपज रखते थे। इसी को आगे चल के अगर हम देखें तो मध्यकाल में एक और महत्वपूर्ण चीज हमें दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है भूमि से संबंधित जो मापन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहाँ पे बड़े पैमाने पे होती है। क्योंकि कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा था, कृषि बढ़ रही थी, कृषि का उपज बढ़ रहा था, और राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण साधन कृषि था, और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन कृषि है, और कृषि के इर्द गिर्द ही सभी आर्थिक गतिविधियां संकेंद्रित थी। इसलिए कृषि को नियंत्रित करने के लिए राज्य अलग अलग नीतियों का पालन करता था, जो हमें इस काल में भी दिखाई पड़ेगा। और ये हमें दिखता है मुख्य तौर पे भूमि के मापन, भूमि की पैमाइश और भूमि के उपज के निर्धारण के समय। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इस काल में, जैसे कि शेरशाह का जो काल है, शेरशाह के काल में भूमि को मापने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको आगे अकबर ने भी जारी रखा। और उसी तरीके से इसी समय जो है अलग अलग किस्म की फसलों को उगाना, अलग अलग तरीके से उनको विकसित करना, और साथ ही भारतीय जो मानसून की परिस्थितियां हैं उन मानसून की परिस्थितियों का जो है उपयोग करते हुए सिंचाई की व्यवस्था भी की गई थी। इसी समय अगर आप देखें तो शेरशाह का जो समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसने एक जरीब मापन के लिए प्रयोग में आने वाले एक टूल का इजाद किया, जिससे कि भूमि की पैमाइश की जा सकती थी। इसके साथ ही साथ भूमि पैमाइश के लिए भी और दूसरी विधियों का भी प्रयोग शेरशाह ने शुरू किया। जरीब का प्रयोग वो कर रहा है, चैन का प्रयोग कर रहा है, और इसके साथ साथ बीघा, जो आज भी प्रचलन में है खेती में कि कितने गज की भूमि को हम बीघा कहते हैं, उस बीघे का भी निर्धारण किया गया, जिससे कि उपज को न केवल उसका नियंत्रण किया जा सके बल्कि उसकी सटीक गणना की जा सकती थी, जो कि माल गुजारी के लिए या अगर हम कहें राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन था, उसके लिए बहुत जरूरी था। ये काम आगे मुगल काल में भी अकबर के समय हमें दिखाई देता है। अकबर के एक राजस्व मंत्री हैं जिनका नाम टोडरमल है। उन्होंने भूमि व्यवस्था और भूमि उत्पादन और साथ ही फसलों से संबंधित अलग अलग तरह की भूमि का विभाजन और उनकी गणनाओं को लेके उन्होंने एक अलग व्यवस्था ही शुरू की, जिसको दासाल व्यवस्था कहते हैं। इसमें भूमि को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया उनकी उपज के आधार पे, और इसके साथ साथ जो उपज है उस उपज के आधार पे ही राजस्व का निर्धारण किया जाना शुरू किया गया, जिसके लिए अगर हम कहें गणना के लिए 10 साल की उस भूमि के उपज का एक औसत निकाल कर उस भूमि के उत्पादन को राजस्व के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इस तरीके से अगर हम देखें तो कृषि एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पे दिखाई पड़ती है मध्यकाल में भी, और मध्यकाल में भी हम देखते हैं कि कृषि से संबंधित अनेक व्यवस्थाएं न केवल विकसित हुई बल्कि उन व्यवस्थाओं ने को और ज्यादा सुधारने की भी कोशिश की गई शासकों के द्वारा, चाहे वो शेरशाह रहा हो, अकबर रहा हो या टोडरमल रहे हो। तो अगर आप इस समय देखें तो अधिकतम 80% से अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसका मुख्य जो व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर है। और इसलिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है वो कृषि का व्यवसाय ही मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का
एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनता है। और भारत में जो भारतीय परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पे भी यहाँ फसल उत्पादन के क्षेत्र में भी अनेकों प्रयोग किए गए मध्यकाल में। मुख्य तौर पे जैसा हम देखते हैं रबी और खरीफ की फसलें, यानी दो तरह की फसलों का उत्पादन भी इस काल में शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है, या उनके उत्पादन पे जोर दिया गया अलग अलग मौसमों के आधार पे। एक जो गर्मी के दिनों में फसल उगाई जाती है, और दूसरा जो है सर्द मौसम में जो फसल उगाई जाती है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं सिंचाई व्यवस्था की उपलब्धता के आधार पे भी वहां तीसरे क्रम में भी फसलों का उगाया जाना शुरू था। इस तरह की फसलों में अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो गेहूं, जौ, बाजरा, इसके अलावा ज्वार, इसके साथ ही साथ दालें, इसके साथ साथ जो है तिलहन, इसके साथ साथ गन्ना, इसके साथ साथ नील, और नील के साथ साथ कपास बहुत बहुतायता में भारतीय किसान उगाते थे। और इनका उपयोग केवल किसी उत्पादन और खाद्यान्न के लिए नहीं किया जा रहा है या पेट भरने के लिए, बल्कि बाजार के लिए भी इनका उत्पादन हो रहा है। केवल फसलों का जो उस तरह की फसलें अगर हम देखें जो नगदी फसलें हैं, उसकी भी शुरुआत, जैसे जैसे अगर हम देखें गन्ना, गन्ना एक नगदी फसल है जिसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है। उसी तरीके से कपड़ों के उत्पादन के लिए कॉटन बहुत महत्वपूर्ण जो है फसल के तौर पे है, और साथ ही साथ कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो। और इस समय भारतीय जो शिल्पी थे वो इन चीजों का बहुत तायता में प्रयोग करेंगे। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो रेशम के की क्राफ्टिंग, रेशम वॉर्म्स या रेशम के कीड़ों को न केवल उत्पादित किया जाता था बल्कि उनसे रेशम भी निकाला जाता था, जिससे कि वस्त्र तैयार किए जा सकते थे। इस तरीके से अगर हम देखें जो भारत के शिल्पी थे, जो जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए शिल्पी थे, वो हस्तशिल्प शिल्पियों के द्वारा बनाया गया कपड़ा केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम देखें मांग के रूप में दिखाई पड़ता है, जिनमें कॉटन हो गया यानी सूती वस्त्र, इसके साथ ही साथ सिल्क वस्त्र, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो और दूसरे किस्म के जो उत्पाद हैं, खास तौर से कपड़ों की रंगाई, ऐसे कपड़े जो कपड़े अलग अलग जो है कलर में प्रिंट किए जाते हों, और इसके साथ ही साथ मलमल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कपड़ा होता था जो सिल्क से तैयार किया जाता था, मध्यकाल आते आते भारतीय शिल्पियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादित किया जाता था। और ये जो उत्पादन है वो अलग अलग शहरों या अलग अलग जो शहरी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में इनका जो है केंद्र बना। अगर हम देखें गुजरात, बंगाल, कोची और जो दूसरे और पोर्ट थे, खास तौर से दक्षिण में भी अगर हम देखें तो मछलीपट्टनम, उन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पे इनका न केवल निर्यात किया जाता था बल्कि भारतीय वस्त्रों के उत्पाद ने भारतीय व्यापारियों और व्यापार को समृद्ध किया। और उसका बहुत बड़ा लाभ न केवल भारतीय व्यापारियों को मिला बल्कि उस समय शासन कर रहे जो शासक थे उनको भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अगर आप मौद्रिक प्रचलन में देखें इस समय, तो मौद्रिक प्रचलन में हमको दिखाई पड़ता है कि कैसे अलग अलग किस्म के जो सिक्के हैं, खासतौर से वो स्वर्ण सिक्के हों या अगर हम देखें तो चांदी के सिक्के हों या और दूसरे बहुमूल्य सिक्के, उनका भी हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जो शहर थे उनका विकास इसी दौरान हमें दिखता है जो व्यापार की समृद्धि को दिखाता है। मुख्य तौर पे बंगाल, पंजाब, गुजरात और कश्मीर से लेके इन बड़े शहरों का विकास होता है, जिसमें दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो और दूसरे जो बाजार हैं वो भी विकसित हो रहे थे अलग अलग हस्तशिल्प उद्योगों के। और ये केवल हस्तशिल्प उद्योग ही नहीं बल्कि खाने के अनाज, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ढाका और बंगाल में के क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग और मलमल उद्योग और जो संभ्रांत वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पे अगर समझने की कोशिश करें तो उनका उत्पादन हो रहा था। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय वस्त्र जिनमें अलग अलग किस्म के वस्त्र थे,
खास तौर से जो ऐसे वस्त्र जो रेशमी कपड़े पे कसीदे किए गए हों, ऐसे वस्त्र जो 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 जिनके ऊपर छापा जाता हो कोई डिजाइन, ऐसे वस्त्र जो जिनको रंगा जाता हो अलग अलग तरीके से, ये बड़े पैमाने पर यूरोप और मध्य एशियाई क्षेत्रों में बाजार की मांग थे, जिनकी आपूर्ति भारत के से हो रही थी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने जिक्र किया, खाने के जो अनाज हैं, जिनमें गेहूं हो गया, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया और नील हो गया, ये जो फसलें थी बड़े पैमाने पे उगाई जाती थी और इनका बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता था भारतीय शिल्पियों के द्वारा भी और भारतीय किसानों के द्वारा भी, और ये भारत के बाहर भी भेजी जाती थी। इस तरीके से अगर हम देखें, स्पेशली जो केवल सूती वस्त्र या रेशम के वस्त्र ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत से तैयार होने वाले उन्हीं वस्त्रों का भी बड़े पैमाने पे जो है मांग दिखाई पड़ती है। ये मांग पर्सिया, अफगानिस्तान और इसके साथ ही साथ यूरोप तक जाती है। सूरत, कालीकट, गोवा महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुए और इन बंदरगाहों में बड़े पैमाने पे जो है भारतीय जो व्यापारी थे वो व्यापार कर रहे थे, और वो केवल इन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अरबियन महासागर से लेके बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से लेके यूरोप तक के अलग अलग हिस्सों में व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा था। और अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया के पूरे क्षेत्र में, जिनमें ढाका है और इसके साथ ही जो भारतीय वस्त्र उद्योग है, उन वस्त्र उद्योगों से बनाए हुए जो वस्त्र हैं वो पश्चिम एशिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, जिनमें अगर हम देखें बंगाल के मुर्शिदाबाद, गुजरात के सूरत, बनारस और अहमदाबाद के जो कारीगर थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस तरह के वस्त्र उत्पादन में, जिनसे प्राप्त होने वाली आय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे मजबूती प्रदान की। इस तरह से अगर हम देखें कृषि, हस्तशिल्प और इसके साथ साथ जो और दूसरे व्यापारिक उत्पाद थे, उन व्यापारिक उत्पादों ने 17वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में खड़ा किया, जिनके आकर्षण से ही यूरोपीय 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत की ओर आए। पुर्तगाली रहे हों, फ्रांसीसी रहे हों, डच रहे हों या और दूसरे लोग जित रहे हों, वो सब, चाहे अंग्रेज रहे हों, वो सब भारत की ओर आ रहे हैं। और इस समय तक विश्व में 20% से अधिक, 23% से अधिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम 18वीं शताब्दी की भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।